नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपने पढ़ने जा रहे हैं जूलॉजी में बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड जो थर्ड ईयर है उसका पार्ट 10वां अपना डेवलपमेंट बायोलॉजी चल रही है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी चल रही है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर चल रहा था वो था डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये अपने बात चल रही थी कि अलैंगिक और लैंगिक जनन में क्या अंतर है, तो वो मैंने आपको सारा एक टेबल बनाकर समझा दिया था। अपना जो नेक्स्ट इससे पहले वाली क्लास थी, जो 9th क्लास अपनी चली थी, इसमें उसके अंदर मैंने अलैंगिक और लैंगिक जनन में अंतर से बता दिया था। अब अपने जो आज जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो अब देखेंगे कि अलैंगिक जनन की कौन कौन सी तकनीक है। उसके बाद में लैंगिक जनन के लिए जो हमें पहले तो लैंगिक जननांगों के बारे में पढ़ना है, उनसे उनके अंदर कौन कौन सी ऐसी घटनाएं घटती है जिसके द्वारा कि उनमें वृषण में शुक्राणु निर्माण और अंडाणु में अंडाणु निर्माण, अंडाशय में अंडाणु निर्माण होता है। वो अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें, परंतु उससे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि ये किस किस प्रकार से हो सकता है। तो वैसे मैंने एक बात बताई थी आपको, वो इम्पोर्टेंट बात थी कि एक शब्द आता है कि ब्लास्टोजेनेसिस और एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है। थोड़ा ये टर्म ये याद रखना, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी अपने लिए इम्पोर्टेंट है। अलैंगिक और लैंगिक जनन की बात करें तो अलैंगिक जनन मैंने बताया था कि ऐसा जनन जो कि बिना दो जनकों के या बिना जननांगों के संपन्न होता है, यानी इसमें एक ही जनक भाग लेता है जिसमें जननांग नहीं पाए जाते हैं, तो वो जनन क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन कहलाता है। और उसके बाद में आपको एक बात बताई थी कि जो अलैंगिक जनन करने वाले जंतु हैं इनके अंदर जननांग नहीं होते, निषेचन, जाइगोट जैसी घटनाएं नहीं होती, विभिन्नताएं नहीं आती। क्यों नहीं आती, ये बात मैंने इससे पहले वाली क्लास में अपने कर चुके हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट की जो अलैंगिक जनन से बनी हुई संतति उसको कहा जाता है उसको ब्लास्टोजोइड कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? ब्लास्टोजोइड। अलैंगिक जनन की प्रक्रिया द्वारा अलैंगिक जनन से बनी संतति ब्लास्टोजोइड कहलाती है, और अलैंगिक जनन की पूरी प्रक्रिया को हम ब्लास्टोजेनेसिस कहते हैं। अलैंगिक जनन के द्वारा नई संतति बनने की प्रक्रिया ब्लास्टोजेनेसिस कहलाती है, और अलैंगिक जनन से बनी हुई संतति ब्लास्टोजोइड कहलाती है। जबकि लैंगिक जनन की पूरी प्रक्रिया को हम एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं, और लैंगिक जनन से बनी हुई संतति को हम oozoid कहते हैं। ये बात मैंने आपको बताई थी, थोड़ा सा इन टर्म्स को याद भी रखना है अपने को। अब देखिएगा स्टूडेंट की आज अपने बात करते हैं कि जो है अलैंगिक जनन किस किस तरीके से हो सकता है। अलैंगिक जनन के प्रकार, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन के प्रकार। अब देखिए बहुत तरीके से होता है, बहुत प्रकार से होता है अलैंगिक जनन। उनके जो मेन जो तरीके हैं अलैंगिक जनन के, उनकी हम आज यहाँ पर बात करेंगे। अलैंगिक जनन जो है ये तो आपको समझ में आ ही गया कि इसमें जनक एक ही भाग लेता है, एक ही जनक होता है, जो कि नर व मादा में ऐसा कोई उसका विभेदन नहीं होता, क्योंकि नर और मादा का मतलब है वृषण और अंडाशय का पाया जाना, परंतु यहाँ पर ऐसी कोई ऑर्गन्स मौजूद होते नहीं हैं इन जनकों में, इसलिए अपने यहाँ ये जिक्र नहीं करेंगे कि ये जनक नर है या मादा है, तो जनक एक ही भाग लेता है। अब अलैंगिक जनन के प्रकार की यदि हम बात करें तो ये बहुत तरीके से होता है। पहला इसके अंदर यदि हम बात करें खंडन, फ्यूजन। पहला तरीका कौन सा है? खंडन या फ्यूजन। अब खंडन या फ्यूजन का मतलब क्या होता है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई भी जंतु दो या दो से अधिक भागों में बंट जाता है, वो घटना क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? खंडन या फ्यूजन। यानी जिसमें कोई भी जीव वह जनन जिसमें कोई भी जीव दो या दो से अधिक भागों में विभक्त हो जाता है या बंट जाता है, विभक्त हो जाता है, क्या कहलाता है? खंडन या फ्यूजन। वैसे सामान्य अर्थ आप समझते ही हो, हिंदी में खंडन का अर्थ क्या होता है। और इस जो नया जीव है वो फिर जो बना हुआ प्रत्येक जीव वो नए जीव में परिवर्तित हो जाता है। इस घटना को आर्कियोटोमी भी कहते हैं। बनने संतति नए जीव का निर्माण कर
लेती है। इस प्रक्रिया को आर्किटोमी भी कहते हैं, आर्किटोमी भी कहते हैं, आर्किटोमी भी कहते हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट, जो खंडन है वो भी 2-3 तरह का होता है, जो अपने बात करेंगे कि कैसे कैसे होता है। तो खंडन का मतलब समझ में आ गया, और फिजन का मतलब क्या है कि वह जनन की प्रक्रिया जिसमें कोई भी जीव 2 या 2 से अधिक भागों में विभक्त हो जाता है और बनी संतति नए जीव में चेंज हो जाती है या नए जीव का निर्माण करती है, इस प्रक्रिया को आर्किटोमी भी कहते हैं, खंडन की पूरी प्रक्रिया को। अब इसके अंदर देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं जो है खंडन, वो कितने प्रकार का होता है। तो पहला है इसमें द्विविखंडन। पहला प्रकार कौन सा है इसका? द्विविखंडन, या खंडन कह दो, एक ये बाइनरी फ्यूजन। फ्यूजन, अब बाइनरी फ्यूजन के अंदर क्या होता है कि कोई भी जंतु है उसके अंदर क्या होता है कि जो है वो, मैं पहले एक बात वैसे बता चुका हूँ, वैसे फिर बता रहा हूँ कि जो अलैंगिक जनन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसके अंदर हमेशा समसूत्री विभाजन होता है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। और जब भी समसूत्री विभाजन होता है तो पहले केंद्रक में होता है, जैसे कोई भी कोशिका है उसके अंदर क्या होता है, समसूत्री विभाजन जब होता है तो पहले केंद्रक 2 भागों में बढ़ता है, आपको ध्यान होना चाहिए। उसके बाद में इसके अंदर कोशिका द्रव्य विभाजन होता है, इस तरह से, जो कि खांच विधि से होता है, इस तरह से 2 भागों में कोई भी कोशिका बन जाती है। तो अपने को ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि पहले केंद्रक समसूत्री विभाजन करता है और फिर जो है कोशिका द्रव्य वो कितने भागों में बढ़ जाता है, 2 भागों में बढ़ जाता है। तो यहाँ पर ऐसी बात लागू होती है। जो द्विविखंडन है, द्विविखंडन में क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल पहले बात करता हूँ, अमीबा और एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, इनमें क्या होता है देखिएगा कि जो जंतु होता है उसके अंदर केंद्रक पहले समसूत्री विभाजन करता है, और केंद्रक जो समसूत्री विभाजन करता है तो इसके अंदर क्या होता है कि वही 4 अवस्थाएं आएंगी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, 4 अवस्थाएं आएंगी। 4 अवस्थाओं में से जब टीलोफेज अवस्था आती है तो केंद्र अंत में 2 भागों में विभाजित हो जाता है। होने के बाद में क्या होता है कि बाद में साइटोकाइनेसिस होता है, यानी कि कोशिका द्रव्य विभाजन होता है, जिससे एक कोशिका कितने भागों में बन जाती है, 2 भागों में। जैसे अपने देख लिया अमीबा का उदाहरण देख लें, इस तरह से ये अमीबा है, अमीबा के अंदर ये क्या है, केंद्रक है। अब केंद्रक के अंदर समसूत्री विभाजन शुरू होगा। अब समसूत्री विभाजन जब शुरू होता है तो उसमें वही बात, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज अवस्थाएं आएंगी। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज अवस्थाएं आएंगी। तो जिससे अंत में जब टीलोफेज अवस्था आती है, यह आपको पता होना चाहिए, प्रोफेज, मेटाफेज,